बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। और सब की ज़बानों पर है एक ही बात, क्राउन प्रिंस की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। हम जानते हैं तारीख साज मुलाकात हुई है। ये तारीख साज दो मुल्कों के ताल्लुकात एक नेक्स्ट लेवल पे जाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। आज हम ये देखते हैं कि जब क्राउन प्रिंस खुद ये कहते हैं कि हमारे 90 साल पुराने ताल्लुकात हैं सऊदी अरब अमेरिका के, जबकि सऊदी अरब की तारीख आप जानते हैं 1922 से वर्ल्ड वॉर 1 के अख्ताम पे सऊदी अरब बनता है। और फिर हमारे क्राउन प्रिंस हमें बताते हैं कि हमने ही वर्ल्ड वॉर 2 कोल्ड वॉर के अंदर सारा तेल सप्लाई किया था, जिसके अंदर हम जानते हैं बड़ी जानें गई थी, 7-8 करोड़ लोगों की जानें गई थी। तो हमेशा से सऊदी अरब एंड US हैव बिन एलाइज। यकीनन इस बात में कोई शक नहीं कि वर्ल्ड वॉर 1 के अख्ताम के बाद ऑटोमन अम्पायर का जिस तरह खात्मा किया गया, सल्तनत उस्मानिया जिसे हम कहते हैं, और फिर सऊदी अरब को और दूसरे ममालिक को बनाया गया, नक्शा दिया गया उस वक्त की ताकतों की जानिब से। और फिर 1922 में सऊदी अरब पावर में आता है, 1924 में जन्नतुल बकी शहीद होती है, और फिर हम देखते हैं कि एक दोस्ती शुरू होती है अमेरिका सऊदी अरब की, जो आज तक जारी है। मोहम्मद बिन सलमान ने खुद इस गुफ्तगू के ऊपर अपनी ये बातें बताई हैं। तारीख की हिस्ट्री के लिए हमेशा से कहा जाता है हिस्ट्री हैज़ बिन रिटन बाय द विक्टर, यानी जो जंग जीतता है वो तारीख लिखवाता है, कहता है लिखो कि मैंने तलवार चलाई और 2 लाख लोग गिर गए, मेरी तलवार में इतनी ताकत थी। तो इसीलिए हिस्ट्री को समझने के लिए आपको एक ओपन माइंड रखना पड़ता है। और जो इस वक्त मिलिट्री एड हासिल हो रही है, जो डील्स की गई हैं, एक तो डील ऑफकोर्स सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप के ऊपर हुई है सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान, दूसरी हम देख रहे हैं कि F-35 ऑर्डर हुए हैं, 48 F-35 हैं जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में सिर्फ इसराइल के पास हैं। F-35 वो जहाज़ है जिसके लिए मैंने एक बड़े सीनियर पायलट से पूछा एयरफोर्स के कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं, तो उसने उसको एक बड़ी बुरी सी गाली भी दी। वजह यह है कि इसके अंदर एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से एक F-16 जहाज देख भी नहीं पाएगा उसको, और ये आराम से उसको देख के टारगेट भी कर सकता है। तो जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी F-35 के पास है वो बड़ी खतरनाक है। कन्वेंशनल रेडार्स उसको नहीं पकड़ पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ी डील समझी जा रही है कि मिडिल ईस्ट में इसराइल के बाद अब सऊदी अरब के पास F-35 आएंगे। लेकिन अगेन बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि एक तरफ अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करता है जंगें बढ़ाने में, दहशतगर्दी बढ़ाने में, नस्लकुशी बढ़ाने में, दूसरी तरफ अमेरिका मुसलमान मुल्कों को अपना असलहा बेचता है अपना कारोबार और अपनी मैशत को पैरों पे खड़ा करने के लिए। तो यकीनन इसके ऊपर भी आज गुफ्तगू होगी। वेलकम करना चाहूंगा अपने मेहमानों को विदाउट एनी फर्दर डिले। इशू बहुत बड़ा है, सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इसको समझने के लिए हमें बड़ा वक्त भी चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच। मुनव्वर हुसैन पवर साहब सीनियर प्रोफेसर है, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमेशा अपना टाइम हमारे लिए निकालते हैं। आई एम ग्रेटफुल। साथ साथ जावेद राना साहब हैं, वो भी इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, बेहद मशकूर हूं आपकी कीमती वक्त के लिए। पवर साहब आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू। एक तो सर पहले इसके ऊपर आ जाइए कि अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने का इशारा दे दिया है। वो कहते हैं वी वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ अब्राहम अकॉर्ड बट वी आर लुकिंग फॉर अ पीसफुल वे, पीसफुल सोल्यूशन फॉर इट। 2 स्टेट वाला वर्ड भी मुझे मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस एक्सीलेंसी के अल्फाज में नहीं मिला। अगर आपको मिला तो उसके ऊपर आप थोड़ी सी बात कीजिएगा। और क्या सऊदी अरब अगर अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होता है तो विल वी हैव टू फॉलो एज वेल कंसिडरिंग आवर टाइज विद सऊदी अरब? मुनव्वर हुसैन पवर साहब। बहुत शुक्रिया जतोई साहब। सबसे पहले तो ये कि आपने तारीख का हवाला दिया। तारीख में मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के 2 पुलिसमैन थे, एक ईरान और दूसरा सऊदी अरब। ओके 1979 फैब के अंदर जो ईरानियन रेवोल्यूशन आया, जिसे वो इस्लामिक रेवोल्यूशन और इंटरनेशनल रिलेशंस में उसे हम कहते हैं फर्स्ट रिवॉल्ट अगेंस्ट द वेस्ट, कल्चरल रिवॉल्ट था। उसके बाद ईरान पुलिसमैन नहीं रहा और सारी सिग्निफिकेंस सऊदी अरब को मिल गई। सऊदी अरब। सिंस देन मिडिल ईस्ट के जितने भी अफेयर्स होते हैं वो अफेयर्स एक लिहाज से अमेरिकन इंटरेस्ट की लुक आफ्टर सऊदी अरब करते नजर आता है। दूसरा ये आपने ऑटोमन एम्पायर का चूंकि हवाला दिया है, ऑटोमन एम्पायर के बाद जो बरतानिया ने इस रियासत को वजूद दिया, उसके बाद इसकी अथॉरिटी अमेरिका के पास चली गई दूसरी जंग अजीम के बाद। तो लिहाजा इस वक्त जो रीजनल पॉलिटिक्स होती है उसमें सऊदी अरब का की रोल है। और फिर दुनिया जो है वो ऑयल एनर्जी के ऊपर चल रही है और ऑयल का चौथा बड़ा प्रोड्यूसर है सऊदी अरब। तो उस लिहाज से भी सऊदी अरब की अपनी जगह पे अहमियत बनते नजर आ रही है। और लिहाजा ये जो दौरा है, ये दौरा 2-3 लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने पहले अदवार में फोकस मिडिल ईस्ट से शिफ्ट करके चाइना की तरफ किया था, और उसके बाद जो बाइडेन साहब आए उन्होंने एक्टिवेट किया आकस और क्वाड को कि एनसर्कल करें चाइना को। तो उनकी तवज्जो हट गई थी मिडिल ईस्ट से और एक ऐसा स्पेस क्रिएट हुआ था
जिसे चाइना और रशिया ने फिल करने की कोशिश की। यही वजह है कि इस दौर में जब मई का मार्का हुआ, उसके बाद अमेरिका के अंदर रियलाइजेशन हुई कि एक इंप्रेशन, एक नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है, और वो ये कि लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर डिसऑर्डर में तब्दील हो रहा है। तो उस इंप्रेशन को जाहिल करने के लिए और अपने दोबारा से असर और रसूख को कायम और दायम रखने के लिए अमेरिका ने इंटरवीन करना शुरू किया मिडल ईस्ट में, और यही वजह है कि वो ईरान को भी बातचीत की दावत देते हैं, वो जंगे भी रुकवाने की बात करते हैं। अब इस दौरे को इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखें, और फिर साथ में ये भी देखें कि मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब को के जो मुस्तकबिल के बादशाह हैं, और इस वक्त वो चाह रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी को ऑयल से हटा के डाइवर्सिफाई करें, तो उस हवाले से जो अमेरिकन टैक है उससे फायदा उठाना चाहते हैं। इस वक्त तकरीबन सालाना कोई $500 बिलियन की ट्रेड होती है इन दोनों ममालिक के दरमियान में। और जहां तक डिफेंस डील की बात की जाए, जिसका हवाला आपने F-35 का दिया, तो लगभग $142 बिलियन की सऊदी अरब परचेजिंग करता है डिफेंस इक्विपमेंट की अमेरिका के साथ। तो ये सारे चीजें हैं कि सिक्योरिटी, वारंटी एंड गारंटी। और फिर फलस्तीनियन जो इशू है, वो उन्होंने बड़ा अच्छा इसको लिंक अप किया। उन्होंने कहा था कि हम रेडी हैं कि हम इब्राहिम अकॉर्ड को ज्वाइन करें, बट एट द सेम टाइम उन्होंने इसको अटैच किया विद द फलस्तीनियन रियासत, जिसके बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप जरा रिलक्टेंट नजर आते हैं। वो नहीं चाहते कि जो जुइश लॉबी है, इजरायली लॉबी है या नेतन्याहू है, उसको काबू से बाहर किया जाए। बिकॉज अब भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़े प्रेशर के साथ मनवाया हुआ था कि गजा की सीज फायर जो है बरकरार रहे, जिसकी वायलेशन टाइम एंड अगेन हम देखते हैं इसराइल की साइड से। डेली जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं यही सवाल अब राना साहब आपकी तरफ लाना चाहूँगा। क्या आप समझते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने जा रहा है सऊदी अरब, उनकी बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशंस देखते हुए, मीटिंग की प्रॉपर जायज़ा लेते हुए? और क्या विल पाकिस्तान हैव टू फॉलो एज वेल? सर, अगर सऊदी अरब शामिल हो जाता है तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपना फैसला खुद करें, या फिर हमें फॉलो करना होगा सऊदी अरब को? जावेद राना साहब। मेरा ख्याल ये है कि देखें, सऊदी अरब ने इनफॉर्मली तो ऑलरेडी इसराइल को तस्लीम किया हुआ है। अनऑफिशियल चैनल्स जो हैं उनकी ऑलरेडी बड़े अच्छी तरह मौजूद हैं, एयर स्पेस राइट्स दिए हुए हैं, और जो इसराइल के शहरी हैं वो सऊदी अरब में आ जा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, और हत्ता के जो मुकद्दस मकामात हैं वहाँ भी उनको इजाज़त है इनफॉर्मली कि वो विज़िट करते हैं। अब बड़ा मसला रह गया कि सऊदी अरब जो है बुनियादी तौर पे बहुत डेस्परेट है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि इसराइल जो है बुनियादी तौर पे किसी किस्म की कोई फेस सेविंग सऊदी अरब को या पाकिस्तान को देने के लिए तैयार नहीं है। इसराइल ये कह रहा है कि हमें तस्लीम करो, आप फलस्तीनी इशू जो है उसको साइड पे कर दो, 2 स्टेट सोल्यूशन को आप भूल जाएं। आप ये देखिए ये कैसा पीस अकॉर्ड है जिसके अंदर वो सरेआम ये कह रहा है नेतन्याहू कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे। उसके अंदर एक बहुत ही कमजोर एक एक्सप्रेशन है जो सो कॉल्ड 21 पॉइंट पीस अकॉर्ड है कि एक सेल्फ डिटर्मिनेशन की तरफ प्रोग्रेस की जाएगी। पहली बात, इसराइल तैयार नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो अक्टूबर 7, 2023 को जो हमास ने मिलिट्री ऑपरेशन किया है इसराइल के खिलाफ, उसकी बुनियादी वजह क्या थी? उसकी बुनियादी वजह, जिसको वो खुद कह रहे हैं, वो इब्राहिम अकॉर्ड था। क्योंकि फलस्तीनियों ने ये महसूस किया कि फलस्तीन कॉज को मुस्लिम ममालिक जो हैं ये खुदाफिज कह रहे हैं और हमें कुछ करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन ये है कि क्या होगा कि सऊदी अरब तस्लीम कर ले। मेरा नहीं ख्याल कि कुछ भी होने वाला है। ये पीस अकॉर्ड ऑपरेशनलाइज ही नहीं होगा। इसके बावजूद कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस आ चुकी हैं और पीस अकॉर्ड को उन्होंने इंडोर्स कर दिया है, चाइना ने और रशिया ने बड़े सिस्टमेटिकली, मैं समझता हूं कि फलस्तीनी कॉज को के साथ धोखा किया है। अब हमारे लिए सबसे जो आपका इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या हमें भी सऊदी अरब को शुड वी फॉलो द सूट? बिल्कुल नहीं। सऊदी अरब और जितने भी अरब ममालिक हैं वो 1924 और जो पहले जंग अजीम हुई थी उस वक्त के बाद की एथनिक ग्राउंड्स के बने हुए हैं, एथनिक ग्राउंड्स के ऊपर बने हुए सारे ममालिक। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना है, इस्लामिक कॉज के साथ बना हुआ है। और फलस्तीनी जो कॉज है ये अरब कॉज नहीं है, ये इस्लामिक कॉज है। इस्लाम हम सब जानते हैं बियॉन्ड जियोग्राफी है,
एथनिक ग्राउंड्स को फॉलो नहीं करता, क्योंकि ये एथनिसिटी जो है इसको हिटलर ने फॉलो किया, एथनिसिटी को जो है इसराइल फॉलो कर रहा है। हम नहीं इस चीज पे बिलीव करते, इसलिए हमें जो कुछ भी होता है सऊदी अरब के साथ इस मामले को डीलिंक करना चाहिए। ये हमारी जो देखिए हमारी जो स्टेटेड पॉलिसी है, जिन्ना साहब की जो स्टेटेड पॉलिसी है, कश्मीर कॉज को बहुत बड़ा धचका लगेगा, अवाम के अंदर शदीद गम गुस्सा आएगा और हुकूमत मेरा नहीं ख्याल के संभल सकेगी। लेकिन क्या हमने बिहाइंड द सीन यकीन दहानियां करवाई हुई हैं? हो सकता करवाई हो, लेकिन इसराइल आपको कतई तौर पे, ये मेरी बात लिख लें, इन कंडीशन के अंदर जब तक नेतन्याहू वजीर आजम है वो कोई फेस सेविंग नहीं देगा। मैं आपको ये बताता चलूं कि इसराइल के लिए गजा से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मकबूजा वेस्ट बैंक है, वहां पे और ईस्ट यरूशलेम है। वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे 300 सेटलमेंट्स बना दी गई हैं और अभी गुज़श्ता 2 सालों में उनका पूरा एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके पूरा हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा रहा है। और इसी तरह ईस्ट यरूशलेम में जो मुसलमान आबादियां हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है बड़े सिस्टमेटिक तरीके से। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक रिलीजियस थियोलॉजिकल अपार्थाइड इसराइल स्टेट जो है वो 2 स्टेट सोल्यूशन के ऊपर एग्री करेगा? हरगिज नहीं, ये होने वाला नहीं है। इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज्यादा खौफ ये है कि मुझे इसराइल असैसिनेट ना करवा दे। बिल्कुल ठीक सर। पवर साहब, अब हम जानते हैं 1922 में सऊदी अरब बनता है, 1948 में इजराइल बनता है। सऊदी अरब ने आज तक इजराइल के जुल्म के खिलाफ कभी मौसर तरीके से आवाज़ नहीं उठाई, हाँ कंडेम किया, मजम्मत की, लेकिन कोई एक्शन प्रॉपर नहीं लिया। आज आपको लगता है कि जिस तरीके से हम डोनाल्ड ट्रंप को देखते हैं कि एक हाथ उन्होंने पकड़ा हुआ है नेतन्याहू का, इजराइल का, जो कि दहशतगर्द है, दूसरा हाथ वो पकड़ रहे हैं कभी मोहम्मद बिन सलमान का, दीगर मुस्लिम लीडर्स का, और उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की F-35 जैसी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक आर हिज टारगेट्स? क्या गेम है डोनाल्ड ट्रंप की जो वो इस तरह इस वक्त खेल रहे हैं? और जो बात अभी हमारे दूसरे मौजूद मेहमान ने की कि उनको खौफ है कहीं इजराइली उनको ना मरवा दे, इसके ऊपर ही बात कीजिएगा पवर साहब। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो डायलेमा का शिकार हैं। एक तरफ मेगा कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रेशर है कि अमेरिका फर्स्ट को रखें और इजराइल से दूरी अख्तियार करें, उसमें कार्ल टकरसन है, एना कैस्पीरियन लीड लेते हुए नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ इजरायली लॉबी है जिसका गो के इन्फ्लुएंस इस वक्त कम होता जा रहा है अमेरिकन पॉलिटिक्स एंड कांग्रेस के अंदर, जिसका इज़हार खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया। लेकिन वो चाहते हैं कि हमारा अमेरिका का झुकाव बरकरार रहे इजराइल की तरफ। और तीसरा जो उनके ऊपर प्रेशर है वो इंटरनेशनल सिचुएशन है, जहां पे अमेरिकन जो सिचुएशन जो सुप्रामेसी या उसकी जो से है वो डिक्लाइनिंग मोड के अंदर नजर आ रही है। तो इस डायलेमा में प्रेसिडेंट ट्रंप आगे मूव करते नजर आ रहे हैं और साथ में जो इजरायली लॉबी है उसके साथ क्रिश्चियन राइट मूवमेंट भी खड़ी हो जाती है, जो मजहबी नुक्ता नजर से समझते हैं कि उन्हें इजराइल की सपोर्ट करनी चाहिए। और वो जेनेसिस 14.2 का हवाला देते हैं कि जो इजराइल को बरकत देगा खुदा उसे बरकत देगा। तो एक तो ये डायलेमा है। दूसरा, हमें ये समझना चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉलिसी है वो 3P पॉलिसी है। 3P पॉलिसी से मुराद है कि वो पब्लिक डिप्लोमेसी करते हैं, दूसरा ये कि वो अपनी पॉपुलैरिटी का जो है वो उसके ऊपर जाना चाहते हैं, और तीसरा ये कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक्स और ट्विटर का इस्तेमाल पहली मर्तबा उन्होंने स्टार्ट किया और उसके बाद अब दुनिया के सरबराह कर रहे हैं। तो उनका एक मकसद ये भी है कि जो पॉपुलिज्म है वो बरकरार रहे और पब्लिक डिप्लोमेसी के जरिए हर चीज मीडिया के ऊपर हम लेकर आए, और हमेशा उन चीजों को हिट करने की कोशिश करते हैं जिसकी ऊपर लोगों की ज्यादा तवज्जो है, तो उन्हीं इश्यूज की तरफ वो जाने की कोशिश करते हैं। तो इस सिनारियो में अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी देखें तो ये कहना कि मुकम्मल तौर पे इजराइल से हटेंगे नहीं, लेकिन उस पर प्रेशर भी बरकरार रखेंगे। और फिर आपने देखा जेडी वेंस का वहां पे जाना, उनके जो विटकॉफ जो एलची है वहां पे जाना, अपने दामाद खुशनर को वहां पे भेजना, एक प्रेशर उन्होंने नेतन्याहू के ऊपर बरकरार रखी। लेकिन राना साहब की बात से मैं एग्री करता हूं कि नेतन्याहू इसे वायलेट करेगा, उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। और ये सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज हमास अगर ये कहे कि जो फोर्स आएगी इंटरनेशनल उसे हम गैर जानिबदाराना फोर्स नहीं लेंगे, तो इसका मतलब यह है कि वो इसे तस्लीम नहीं करे। जहां तक चाइना और रशिया का ताल्लुक है तो उन्होंने इसलिए एब्सटेन किया कि जब उस इलाके के मुमालिक ही इस पे खड़े हुए हैं तो वो उस पे क्या कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसके फेवर में
वोट भी नहीं दिया, ताकि फ्यूचर में अगर इस पे कुछ बात करनी हो तो उसका रूम अवेलेबल हो। बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर हुसैन परवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद राना साहब फॉर योर एक्सपर्ट ओपिनियन। पूरी आपने बड़ी अच्छी रहनुमाई फराम की है। मेरे साथ मौजूद है मेरा हमेशा की तरह कमाल पैनल। वेलकम करना चाहूंगा पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, माहिर कानून है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कादर खान मंदोखेल साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम सर। मेरे साथ अजहर सिद्दीक साहब, वो भी माहिर कानून फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया अजहर साहब आपके वक्त के लिए। एंड हमें ज्वाइन करेंगी उस्मा कारदार साहबा फ्रॉम PMLN। उस्मा साहब का भी बेहद मशकूर हूँ। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कादर खान मंदोखेल साहब आपसे। मंदोखेल साहब, आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है जो हर कोई डिस्कस कर रहा है, वो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के वो अल्फाज हैं जिन्होंने वाइट हाउस में एक बड़े अहम अशाइये डिनर के ऊपर अदा किए। वो कहते हैं कि वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द अब्राहम अकॉर्ड, वी आर लुकिंग फॉर अ पीसफुल वे टू गो अबाउट इट। मैं चाहूंगा कि इससे पहले कि हम इसके ऊपर गुफ्तगू इन डेप्थ करें, एक बार आप लोगों के लिए, अपने मेहमानों के लिए जरा सुनवा दीजिए प्रोड्यूसर साहब, बेहतर हो जाएगा ताकि व्यूअर्स को भी क्लियर, हमारे मेहमानों को भी क्लैरिटी आएगी। टुडे इज अ स्पेशल डे, तारीख भी हमें बताई सऊदी वली अहद फरमा रवा मोहम्मद बिन सलमान ने, और यकीनन एक्सेलेंसी ने बहुत सारी चीजें क्लियर भी कर दी। मंदोखेल साहब, सबसे पहले लेट्स कम टू द मेन पॉइंट, अब्राहम अकॉर्ड। अब सऊदी अरब ने कह दिया है कि वो इसका हिस्सा बनना चाहता है, वो एक पुरअमन तरीका ढूंढ रहा है, रास्ता ढूंढ रहा है इसमें शामिल होने का। हम जानते हैं UAE शामिल हो चुका है, हम जानते हैं जॉर्डन, इजिप्ट, बहुत सारे मुसलमान ममालिक हैं जो इस वक्त बगलगीर हैं, इसराइल के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आज से नहीं कई दिहाइयों से। आपकी नज़र में सऊदी अरब तो सोच ही रहा है दाखिल होने का अब्राहम अकॉर्ड में, इसराइल को तस्लीम करने में, तो क्या फिर पाकिस्तान विल हैव टू फॉलो, या पाकिस्तान विल डिसाइड ऑन इट्स ओन, खुद फैसला करेगा पाकिस्तान अपने मुस्तकबिल का? और क्या पाकिस्तानी अवाम का फैसला भी वजन रखेगा इस सिचुएशन में, या वर्ल्ड पावर्स ही पाकिस्तान के हुक्मरानों को कंट्रोल करेंगी? कादर खान मंदोखेल साहब। बहुत शुक्रिया जितू सब, एक बात आप मिस कर रहे हो सर। सऊदी जो वली अहद जिसने बात की है, उन्होंने मशरूत किए है दो रियासती के हवाले से, कि 2 स्टेट जो सोल्यूशन है उसके हवाले से उन्हें इब्राहिम अकॉर्ड जो है ना वो वैसे मैं उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, वहां पे 2 स्टेट सोल्यूशन का वर्ड उन्होंने यूज नहीं किया, उन्होंने कहा पीसफुल सोल्यूशन। अगर वो 2 स्टेट का वर्ड यूज करते तो यकीनन मैं आपको भी निकाल के सुनवा रहा होता सर। अच्छा, बहरहाल ये कि जो हमारे पाकिस्तान के टॉप के जो टीवी चैनल है वो तो यही साथ बता रहा है कि उस सूरत में जो 2 स्टेट सोल्यूशन है, तो बहरहाल यकीनन सऊदी अरब एक अपना मुल्क है, एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, और इस तरह UAE ने किया है, इस तरह बहुत सारे करेंगे। और आपको याद होगा पिछली असम्बली में हमारे भी एक MNA खड़े हो गए, उन्होंने बोला इसराइल को तस्लीम करो। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन मेरे हिसाब से कि जब तक फ़लस्तीन को आज़ादी ना मिले, जब तक फ़लस्तीन को के ऊपर जो जुल्म तशद्दुद है वो ख़त्म ना हो, तो किसी सूरत में इनका साथ नहीं देना चाहिए। बेशक। और मैं ये समझ रहा हूँ कि अब वो पाकिस्तान का मुआहदा जो है ना वो सऊदी अरब के साथ है, और मुआहदा इस तरह है कि सऊदी अरब पर मामला पाकिस्तान पे तस्वर किया जाएगा, पाकिस्तान पर मामला सऊदी अरब पे तस्वर किया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बात भी थोड़ा सा कहना चाह रहा हूँ कि आजकल जो पाकिस्तान पे हमले हो रहे, चाहे हिंदुस्तान से या अफगानिस्तान से, तो वो सऊदी अरब का तो महसूस हमें नजर नहीं आया कि वो महसूस भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि $1 खरब का जो इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है वली अहद ने, 10 खरब ट्रिलियन, तो 1000 अरब, 10 खरब, हाँ वो तो टोटल है, अभी फिलहाल उसने 1 खरब पे की है, वो टोटल जो नहीं, हमारे मुल्क में कुछ लोग 1 ट्रिलियन को भी 1 खरब कह देते हैं, इसलिए मैं क्लैरिफाई कर रहा था सर। अच्छा, तो उसमें ये चीज कर रहे, चलो जो भी है, और कि वो इन्वेस्टमेंट करे, और उसको ना नेटो एलाई जो है ना उसको भी डिक्लेयर किया है, वो तो यकीनन वो जो पैसे देते हैं, जिसको रोकड़े कहते हैं, रोकड़े देते हैं, तो फिर वो तो गाड़ी तक छोड़ने जाएंगे, वो एक अलग इशू है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि एक वक्त पे पाकिस्तान के साथ भी दिफाई माहिदा, और एक वक्त पे अमेरिका के साथ भी दिफाई माहिदा, और F-35 उनको बेचना, 300 टैंक बेचना। भाई अगर ये नासूर मिडिल ईस्ट में ना हो, जिसका नाम इजराइल है, तो सऊदी अरब को, दुबई को, कतर को, इनको कोई दिफाई मुआहदे और इनको दिफाई सामान खरीदने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या मतलब है कि एक तरफ जो है ना अमेरिका उनको पूरा जो है ना वो इसराइल को पाल के रखा है अरब ममालिक को तंग करने के लिए, और दूसरी तरफ वो अरब ममालिक को असला बेच रहे हैं, तो असला बेच के किससे वो तहफ़्फ़ुज़ दिला रहे हैं?
बिल्कुल ठीक। उज़मा कारदार साहबा, थैंक यू सो वेरी मच मैडम फॉर योर प्रेशियस टाइम। ऑफ कोर्स अब्राहम अकॉर्ड इजराइल को तस्लीम करने को कहते हैं और सऊदी अरब ने कह दिया है ओपनली कि वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अब्राहम अकॉर्ड, वी आर लुकिंग फॉर अ पीसफुल वे फॉर इट। और तारीख की भी कुछ बातें की हैं, लेकिन फर्स्ट आई वांट टू स्टार्ट द डिस्कशन विद अब्राहम अकॉर्ड। अगर सऊदी अरब शामिल इसमें हो जाता है, मुत्तहिदा अरब अमारात की तरह, जॉर्डन की तरह, इजिप्ट की तरह, तो क्या पाकिस्तान विल हैव टू फॉलो? और क्या हमारे पास इतनी ताकत है कि हम सऊदी अरब के मानने के बावजूद हम कहें कि नहीं, हम नहीं मानते, या हमें सऊदी अरब को फॉलो करना होगा? क्योंकि हम ऑफ कोर्स, आपको मालूम है, बड़ा हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दोनों मुल्कों के दरमियान। योर व्यूज ऑन इट उस्मा साहिबा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच तला, आपने मुझे इनवाइट किया। तला, अगर आप पाकिस्तान का पासपोर्ट खोल के देखें तो उसमें इजराइल पे कांटा लगा हुआ है। वी डोंट रिकग्नाइज इजराइल। और जो उसने बर्बरियत और जुल्म और जो मासूम जानों का ज़िया और जो खून बहाया है 70,000 लोगों का, उसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, ख़वातीन, वो एक जेनोसाइड है। वो ह्यूमन राइट्स की एक ऐसी वायलेशन है जिसको कोई जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और वो जित भी कंडेम किया जाए वो कम है। अब ये इब्राहिम अकॉर्ड की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक चलेंगे। एक हमारी जो कौम का सेंटिमेंट है वो भी सबके सामने है, और हुकूमत ने बारहा ये स्टेटमेंट दी है कि हम अनकंडीशनली गाजा के साथ खड़े हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और इजराइल को हम कंडेम कर रहे हैं। हमने एक दफ़ा भी नहीं कहा, सिर्फ जब पीस वहाँ पे मतलब सीज फायर हुआ है, उसको हमने इसलिए वेलकम किया क्योंकि गाजा के लोगों ने भी उसको वेलकम किया। वो बेचारे एक जंग की हालत में उनका इतना बुरा हाल था कि वो भी एक किस्म से उनको रिलीफ मिला, और हमें भी खुशी थी कि जी वो उनके कैदी भी जो थे वो रिहा हुए, और उनकी थोड़ी सी जिंदगी जो है वो नॉर्मल होने लगी। बिल्कुल ठीक। अब इस मुलाकात का एक और बड़ा अहम पहलू है जो मैं अपने व्यूअर्स और अपने एक्सपर्ट्स के सामने रखना चाहता हूँ, अवामी नुमाइंदों के सामने रखना चाहता हूँ। हम ये देख रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने तारीख का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 90 साल से अमेरिका के ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ। हम जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 1922 में सऊदी अरब, 1924 में जन्नतुल बकी को शहीद किया जाता है, और फिर जो है वर्ल्ड वॉर 2 का जिक्र किया मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस ने कि कोल्ड वॉर के अंदर जो तेल सप्लाई किया था वो पूरा सऊदी अरब ने किया था, और सऊदी अरब की मदद से वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर आप जानते हैं नुकसान भी कितना हुआ, तकरीबन 8 करोड़ लोगों के करीब जाने गई थी। तो आज तारीख का भी सबक पढ़ाया हमें मोहम्मद बिन सलमान ने इस डिनर के खिताब के दौरान, और बताया कि तारीखी रिश्ता है अमेरिका और सऊदी अरब का। 100 साल उम्र है सऊदी अरब की और 90 साल से अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है। और जो बात अभी मंदोखेल साहब ने कही है, मैं अजहर सिद्दीक साहब के सामने रखता हूँ। अजहर सिद्दीक साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। मंदोखेल साहब ने बड़ा बेहतरीन तज्जिया पेश किया है। वो कहते हैं कि अमेरिका ने एक तरफ इसराइल को कहा है कि जाओ आगे दहशत गर्दी करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, हथियार देता हूँ, जो चाहिए मिलेगा, और दूसरी तरफ फिर सऊदी अरब को जिस तरह असला प्रोवाइड कर रहा है, दूसरे कंट्रीज को मिलिट्री एड प्रोवाइड कर रहा है, और जिस तरह वेपनाइजेशन का एक सिलसिला दूसरे हाथ से शुरू कर रहा है, एक तरफ से दहशतगर्दी बढ़ा के दूसरों को इनसिक्योर करके फिर दूसरों के लिए हथियार प्रोवाइड कर रहा है। आपकी नजर में कैन वी ऑल्सो डू द सेम एज सऊदी अरब? क्या अगर सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होता है तो क्या हमें भी शामिल होना पड़ेगा या नहीं? अजहर सिद्दीक साहब। अच्छा, देखिए, बहुत शुक्रिया आपका तला साहब। देखिए, बात बड़ी है जो कि अपना इंटरनेशनली कुछ चीजों को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ और आपके हालात को भी देखता हूँ। मैंने देखे दो बातें बड़ी वाज़ेह है। एक तो हमारे लिए सऊदी अरब से आगे चीज कोई नहीं है। सऊदी अरब जहां उठेगा बैठेगा, जहां जाएगा, हम उनके साथ हैं, बड़ी वजाहत के साथ। तो कभी देखें, आका दो जहां ज़ूर नबी का दौर तो नहीं, सऊदी अरब भी तो गलती कर सकता है। सऊदी अरब के भी अपने मसाइल हैं, अपने इश्यूज हैं, वो अपने तरीके से इश्यूज को देखता है। तो ये बारीक जो बात है ना, देखिए, मुसलमान पिट रहा है, ये को माने या ना माने, ये एक रियलिटी है। अगर आपने देखे क्रिश्चियनिटी के हवाले से जब मसला हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप का बयान आपने देख लिया। दूसरी तरफ हम क्या करने लगे हैं, मुझे बैठे बैठे वो उर्दन का दौर याद आ गया, जाउल हक का, जब वो ब्रिगेडियर थे और अपना फैज अहमद फैज ने उस पर लिखा भी था, क्या हालत हुई। मैं वो बातों की तरफ नहीं जाना चाहता। मैं जब ये अपना सऊदी अरब के साथ हमारा पैक्ट हुआ था और हमें हरम पाक की हिफाजत करनी है, तो मेरे ज़हन में एक सवाल था कि इसके ऊपर अमेरिका का क्या रिएक्शन आता है। अमेरिका मुसलमानों के साथ तो है नहीं, माने या ना माने वो एक ज्यादा बात है, इंटरनेशनल सिनेरियो में अपनी जगह बात है, वो तो एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ आ गई।
आप अब्राहिम अकॉर्ड के मुताबिक आप फोर्स भी बनाना चाहते हैं, उस फोर्स में क्या होना है, आपने अपने लोगों के साथ ही कंट्रोल करके लेके चलना है। लेकिन आज तक इसराइल ने जो किया है कोई हिसाब हो सका? कोई वॉर वो जो क्राइम ट्राइब्यूनल में ये मामला चले, आप ये करने जा रहे हैं ना, तो कम से कम ये तो लेके जाए ना, चले आप आगे चलने, चले मैं चलता हूँ, मैं मान लेता हूँ इधर आगे चलना आपने। लेकिन ये वाला इश्यू जो बड़ा सिनेरियो समझना है इस बात को सामने रखते हुए, और हमें तो तकलीफ होती है इस बात की तरफ, और हमें तो याद है, और बातें ये हैं, डेफिनेटली ये आप बातें आगे बढ़ रही हैं, अपना इसराइल को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं पढ़ना, लेकिन ये चीजें किसी ना किसी एक तरफ समझ जा रही है। और मैं चूंकि तारीख का भी तालिब इल्म हूं, हमारी जो इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस है, गज़वा हिंद और बाकी चीजों को जब मिला के देखे, जो डॉक्टर इसरार अहमद को सुनते रहे हैं, उनको भी अंदाजा है कि आगे ये क्या हो रहा है। यानी चीजें अगर कड़ियों से कड़ियां मिलाएं तो चीजें समझ आ रही हैं। तकलीफ इस बात की है, ये जो कुछ भी करने जा रहे हैं, व्हाटएवर इट इज, राइट और रॉन्ग, आपकी पार्लियामेंट में तो लेके आए इसको, पार्लियामेंट में डिस्कस करें, डिबेट करें, लोगों को एतमाद में ले, लोगों को समझाएं। लोगों को बहुत रिजर्वेशन है इस हवाले से। अजहर साहब, आप क्योंकि हिस्ट्री के इतने अच्छे तालिब इल्म रहे हैं, तो जिस तरह हमने देखा क्राउन प्रिंस ने एतराफ़ किया एक तरीके से कि वर्ल्ड वॉर 2 में, कोल्ड वॉर के अंदर जितना तेल सप्लाई हुआ वो सऊदी अरब से हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद सऊदी अरब बनता है और 90 साल अमेरिका की दोस्ती है। क्या यही वो वजूहात हैं कि पड़ोस में होने के बावजूद उसने आज तक कभी इसराइल को उस तरह धमकाया नहीं, डराया नहीं, हिलाया नहीं, जिस तरह उसको करना चाहिए था, खासतौर पर इस जेनोसाइड के बाद? सर देखिए, अब तारीखी तौर पर मैं एक बात ले जाता हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का क्या कसूर है? क्या कसूर था उसका? इस्लामिक समिट की थी ना, इस्लामिक मालों को इकट्ठा करने की बात की थी ना। शाह फैसल का क्या कसूर था? जरा गौर करें, क्या कसूर था? सदाम हुसैन का क्या कसूर था? शाह उर्दन का क्या कसूर था? जरा गौर करें, यासिर अरफात का क्या कसूर था? जरा गौर, चीजों को समझें, इस बारी बात को सामने रखते हुए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भुगता, और पीपल्स पार्टी अब आगे नहीं भुगत रही, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तक भुगता है उस सारे मामला को। अगर इन चीजों को आप इंटरेस्टेड सिनेरियो में रखें ना, एक चीज बड़ी वाज़ेह है, एक को मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहर से लेकर ताब का आशिकर तक, ये हमने आज नहीं कह रहे, स्टडी है, आपकी हिस्ट्री है जो बता रही है कि यहाँ मुसलमानों को इकट्ठा होना है। पर अब जो मुसलमान इकट्ठे हुए हैं, मेरा नुक्ता नजर बड़ा मुख्तलिफ है कि ये हम जहां भी इकट्ठे हुए हैं, ये शायद मुस्लिम उम्मा के लिए बेहतर नहीं है, किसी तीसरे फरीक को फायदा हो सकता है, ये एक इनफरादी मुल्कों को फायदा हो सकता है। लेकिन अगर कहा जाए कि मुस्लिम उम्मा को फायदा होता है, ये शायद हम मानने के लिए तैयार ना हूं, और इसीलिए सोचना पड़ेगा इन चीजों में। यानी हम बुनियादी तौर पर ईंधन बनते आए हैं, हमारी हिस्ट्री यही है, हम मुसलमानों में एक मसला ये है कि ईंधन बनते आए हैं, और ये कि इकट्ठे नहीं हुए। और इसीलिए आपको सबके सामने पता है कि यहाँ अपने कौन कौन लोग हमें पैदा होते रहे हैं। हम नाम नहीं मैं लेना चाहता मीर जाफर का और उन चीजों का, तो आपको अंदाजा हो सकता है ना कि हालात और वाकयात क्या है। इसको कोई और नेगेटिविटी की तरफ ना ले जाए, हम छोड़े इस बात को। मैं एक बड़ी सीधी बात कर रहा हूँ कि यहाँ आपके थिंक टैंक बैठे, डिटेल डेलिब्रेशन तो करें ना सर, कोई ना कोई इतना बड़ा इशू लेके जा रहे हैं, कहीं ना कहीं डेली डेलिब्रेशन हो, हमारे उलमा इकराम सारे इस मसले में बैठे। बिल्कुल ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का अक्सरियती फैसले पर जुज़वी अपीलें मंजूर करने का फैसला जारी हुआ है, और बताया जा रहा है कि 41 सीट्स ऐसी हैं, रिजर्व सीट्स, जिनका मुस्तकबिल बदल सकता है। अजहर सिद्दीक साहब, कुछ आप रोशनी डालिए, ये अपीलें तो अब मंजूर हुई हैं, लेकिन अभी तो केस चलेगा, बहुत टाइम लगेगा। आपकी क्या तवक्कुआत है जमाल खान मंदोखेल साहब से, उनकी अदालत से और इस अदालती कार्रवाई से? अजहर सिद्दीक साहब। बहुत देखें, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है, क्योंकि मैं इस केस में बहुत जुड़ा रहा हूँ। एक बात मैं आपके सामने रखता हूँ, देखिए, टेकिंग अवे अ सिंबल इज बैनिंग अ पार्टी, सेक्शन 215 जो है ना, वो आइन के आर्टिकल 17 से आज भी मुतसादम है। जस्टिस गाजी फाइसा और बेंच खामोश रहा, पेशावर हाईकोर्ट खामोश रहा, अभी जो हमारा आईनी बेंच है वो भी इसमें खामोश रहा। यानी आर्टिकल 17 प्रिवेल करना है, ना के सेक्शन 215 प्रिवेल करना, ये एक हकीकत है। और मैं उस केस में आता रहा कि 41 सीटें तो ऐसी थी जिसमें नॉमिनेशन पेपर के साथ साथ पार्टी टिकट भी था। और दूसरों में जो अगर बात की थी, वो कोई मानना नहीं चाहता, वो एक अलग बात है कि बाकियों के ये रिकॉर्ड की बातें हैं कि वो नहीं लिए, पार्टी एफिलिएशन नहीं वसूल की, रिटर्निंग ऑफिसर ने, ये रिकॉर्ड की बात है। लेकिन एक ये भी रिकॉर्ड की बात है कि जब लिस्टें जारी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, कौमी असेंबली की या सूबाई असेंबली की, आज भी वेबसाइट पे अवेलेबल है कि जो जहेज के सामान पर मुंतखब हुए वो कौन लोग थे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे। और बाद में
अच्छा, एक बड़ी जबरदस्त बात बताती है, हमारे यहाँ री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे बड़ी तकलीफ होती है मुझे इस बात को। वो सिर्फ एक आर्टिकल 63 को लेकर बैठ जाते हैं। अगर माजी में अगर आपको याद हो, जी सर, कंप्लीट करें। हलफ लेना था हमजा शरीफ का। हलफ लेने के लिए अपना गवर्नर तैयार नहीं था, सदर तैयार नहीं था, तो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि नहीं, स्पीकर लेगा। ये कहां लिखा था इनमें? चले मैं आगे ले जाता हूं। अपना इमरान खान साहब को नाहली अपना ना अपना जो उनको हटाया गया इस हवाले से, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से। आपको लगता है ये 41 सीटें पीटीआई को मिलेंगी? और देखें, ये अब नामुमकिन सी बातें आप कर रहे हैं। नहीं मिलेंगी। जो वैसे अगर मिल भी जाएं, जो काम होना था वो तो हो गया। 25वीं अपना 25वीं तरमीम भी 26वीं तरमीम भी आ गई, 27वीं भी आ गई और 28वीं तरमीम भी आ रही है। और उस पे अब मैं नोट कर लीजिएगा, पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर सकेगी। 18वीं तरमीम का कुछ हिस्सा रोल बैक होना ही होना है। और वही नहीं है, छोटे सूबे भी बनने हैं और हर सूबे की अपनी हाई कोर्ट। अभी आपको जवाब देंगे मंदोखेल साहब। मंदोखेल साहब सुन रहे हैं आपकी सारी बातें। मंदोखेल साहब प्लीज रिस्पॉन्ड, और ये जुज़वी अपीलें जो मंजूर हुई हैं इस पर भी कमेंट कीजिएगा। मंदोखेल साहब। आप यकीन करेंगे तल्ला जतोई साहब, मैं वकील हूँ, मुझे एक लफ्ज समझ में नहीं आया कि अजहर सिद्दीक साहब के क्या रहे और कहना क्या चाह रहे और होने क्या जा रहे हैं। नंबर एक बात, फैसले हो चुके। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उस फैसले के अंदर जो जबान इस्तेमाल की है अपनी कुलीग जजेस के बारे में, और वो सारी चीज़ें भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। और मेरे ख्याल में अगर जस्टिस मंसूर अली शाह जो आज वो कहते हैं ज़मीर का फैसला हुआ है, उसने इस्तीफा दिया, तो उस वक्त जब उसका फैसला नहीं माना गया तो ज़मीर का फैसला कर लेता, तो तारीख उसको ज़रूर याद रखती। बाकी रह गई ये, खुद अजहर सिद्दीक साहब बता रहे कि नामुमकिन है। अब आप भी तला जतोई साहब को टॉपिक नहीं है, खुद पीटीआई के सीनियर वकील है, वो कहते हैं नामुमकिन बातें हैं, तो नामुमकिन के ऊपर आप अपना शो का टाइम ज़ाया कर रहे हो। दूसरा, आप ज़ाया कर रहे हो 28वीं तरमीम पे, मफरूज़े पे, जो अभी आई नहीं है। और अजहर सिद्दीक साहब ने पहले ही पेशेनगोई कर दिए कि 28वीं तरमीम में आएगा, 18वीं तरमीम के कुछ हिस्से जाएंगे, सूबे बनेंगे। तो ये सारे जो डाइजेस्ट वाली बातें वो कम से कम टॉक शो में तो ना क्या करे। तो अगर सिंध से या पंजाब से या किसी और जगह से करारदाद पास हो जाती है तो उसी सूबे में जरूर दूसरा सूबे बनेगा। लेकिन फिलहाल तो कानून ये है, आप पहले कानून चेंज किया जाएगा, फिर मफरूजे के ऊपर अगर ऐसा हुआ। तो जतोई साहब, मैंने एक फिल्म में देखा था, एक कॉमेडियन होता है, वो दूसरे को बोलते हैं कि तुम मुझे धक्का क्यों दे रहे हो? उसने बोला नहीं, बोला अगर तुमने धक्का दिए तो। उसने बोला मैंने तो दिया ही नहीं। बोला अगर देते तो, पीछे कुआं होता तो, पीछे में गिर जाता तो ये तो वाली मफरूजे वाली बातें ना करे जब टेबल हो जाए। अब आपकी वजह से उस्मा कारतार साहिबा ने भी मुस्कुरा दिया है। सिर्फ अपना मैं सिर्फ एक बात कर लूं, एक जल्दी से एक जुमला किसी ने आईना पढ़ा हो, जिसको बेचारे को आईना आता हो, वो मफरूजे पे ही। ठीक है, हो गई बात अदर साहब, हो गई बात। आपके सामने एक छोटी सी बात रख दूं सर, टाइम नहीं है अदर साहब, टाइम नहीं है। 239 है ना, सुन ले, इसको बर्दाश्त नहीं है ना, बर्दाश्त नहीं है ना, किस तरह बात कर रहे हैं। तो आप ये भी यहाँ है, मैं भी बर्दाश्त करो अजहर सिद्दीक साहब, बर्दाश्त करो। तरमीम होनी है, मुफरीजे पे डाइजेस्ट पढ़ने के लिए टाइम विल टेल अदर साहब, टाइम विल टेल। बिल्कुल ठीक, को ताल्लुक खत्म हो जाएगा। बिल्कुल टाइम विल टेल। उस्मा साहिबा, आप क्यों मुस्कुरा रही हैं? उस्मा, बस ठीक है अदर साहब की बात आ गई। उस्मा साहिबा, अपनी मुस्कुराहट की वजह बताइए। इसलिए क्योंकि ये जो उन्होंने आपको एक मफरूजों की वजह से एक पूरा एक पिक्चर पेंट की है। ये एग्जैक्टली वही है। ये होगा, ये नहीं होगा, आगे होगा, पीछे होगा। ये बेचारे जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है, इनको हजम हो ही नहीं रहा। इनको ये बताने की जरूरत है कि कोई 80 ममालिक हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, और अब ये ऑपरेशनल होंगे और ये मफरूजों पे बातें करना बंद कर दें। जो होना है वो पार्लियामेंट की सवाबदीद से होगा। एक सुप्रीम बॉडी है, अगर उनके पास उनकी कलेक्टिव विजडम से कोई तरमीम लानी समझी जाती है कि लाजिम है मुल्क के फायदे के लिए, लोगों के फायदे के लिए, तो वो किसी भी किस्म की तरमीम ला सकते हैं और जितनी मर्जी ला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा कारदार साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कादर खान मंदोखेल साहब आपके के लिए। व्यूअर्स, प्रोग्राम का वक्त यहाँ तमाम होता है। अपना फीडबैक सोशल मीडिया में मुझे जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू टुमारो। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।